हमने जो है कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कंप्लीटली डिटेल्ड स्टडी कर ली है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस सिस्टमेटिक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है कि अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं आज से, और हम जो है कि यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी करेंगे जिसमें आपके सभी एग्जाम के सिलेबस इसके अंदर कवर होंगे। ये किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं रहेगा, ये सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले देखिएगा यूरिन का एनालिसिस। अब ये यूरिन का एनालिसिस कैसे करते हैं इसमें देखिएगा। यूरिन एनालिसिस के अंदर जो है कि अपन से एमसीक्यू क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो है कि नर्सिंग की भूमिका क्या होती है। जब पेशेंट को अपन यूरिन लेने का जो कंटेनर पकड़ाते हैं उस समय नर्सेस की भूमिका क्या होती है। तो प्रायोरिटी बेस यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि मोस्ट एक्यूरेट टाइम कौन सा होता है। अपने जो यूरिन कलेक्ट करने का जो मोस्ट एक्यूरेट टाइम होता है वो कौन सा होता है। तो जो मॉर्निंग टाइम होता है वो एक मोस्ट एक्यूरेट टाइम होता है यूरिन कलेक्ट करने का। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो कंटेनर है वो क्लीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कंटेनर क्लीन होना चाहिए और क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि क्लीन टेक्निक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर खुजाल रहे हैं और खुजालते जो है कि कंटेनर पकड़ लिया, ऐसे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूरिन कितना लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है कि जब अपन कंटेनर के अंदर यूरिन कंटेनर के अंदर जब यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में अपन उसे कलेक्ट करेंगे। तो उसकी जो मात्रा होगी वो 10 से लेकर के 15 ml यूरिन लेंगे। ठीक है, दूसरा होता है, ये अपन ने देख लिया यूरिन एनालिसिस करवाने के लिए जो अपन टेस्ट करते हैं, इसमें अपन ने जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां से एमसीक्यू बनते हैं। वैसे अगर यदि अपन जो है कि लैब की तैयारी कर रहे होते तो उसमें तो डिटेल्ड होता कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गेस्ट कौन सा टेस्ट करेंगे, लेकिन अपन को सिर्फ यहाँ पर मरीज को डिब्बी पकड़ानी है। क्या करना है, मरीज को सिर्फ कंटेनर पकड़ाना है, उसको कुछ ज्ञान की बातें बतानी है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और यही अपने एग्जाम में आएगा। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। अब ये क्या होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें देखिएगा ये यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट एक्चुअल में करते क्यों है, एक्चुअल में इसकी क्या भूमिका होती है। देखो, ये यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक फेवरेबल, जिसमें वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, वो फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के बाद जो है कि उसके अंदर रेप्लिकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रेप्लिकेशन करवाते हैं, और रेप्लिकेशन करवाने के बाद जो है कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक की वजह से डिस्ट्रॉय होगा, या कौन सी एंटीबायोटिक जो है कि इस बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गिवन एंटीबायोटिक, हमें पता करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, और इसे किल करने के लिए हमें कौन सी एंटीबायोटिक जो है कि यूज में लेनी पड़ेगी। क्लियर है, यहां पर भी जब अपन पेशेंट को कंटेनर देते हैं तो अपन को ध्यान रखना है कि कंटेनर क्लीन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि स्टेराइल टेक्निक यूज में लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अपन इधर खुजाल रहे हैं और अपन ने कंटेनर पकड़ लिया, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी बात जो है कि इसमें याद रखनी है कि इसमें मिड स्ट्रीम का सैंपल लेंगे। अब ये मिड स्ट्रीम का सैंपल लेने की प्रक्रिया क्या होगी कि सबसे पहले अपन को मिड स्ट्रीम का सैंपल लेने के लिए थोड़ा यूरिन पास आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है कि अपन को बीच का सैंपल लेना है। ठीक है, थोड़ा यूरिन पहला एक्सक्रीट आउट करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और उसके बाद जो है कि अपन को यूरिन कलेक्ट करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है अपना वो है सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। क्या होता है सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन? जब अपन कैथेटर के द्वारा सैंपल निकाल सकते हैं, या अपन नॉर्मली जो है कि यूरिन को कलेक्ट करके सैंपल ले सकते हैं, तो अपन को सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, सुप्रा प्यूबिक इमेज के अंदर देखिएगा,
सुपरा प्यूबिक एस्पिरेशन जो होता है, इसमें इमेज में देखिएगा कि डायरेक्टली ब्लैडर के अंदर से, किससे, डायरेक्टली ब्लैडर के अंदर से यूरिन को कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जब सामान्य तरीके यानी कि अपन जैसे नॉर्मली यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से, या कैथेटर के द्वारा जब क्लीन सैंपल कलेक्ट नहीं हो पाता, इन सभी के द्वारा जब क्लीन सैंपल कलेक्ट नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में जो है कि सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन किया जाता है। इमेज के अंदर देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सुप्रा प्यूबिक रीजन होता है उसके अंदर कैथेटर इंसर्ट करते हैं, और कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद वहां से यूरिन कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, यानी कि सांद्रता चेक करनी। क्या करनी है अपन को? सांद्रता चेक करनी है। तो सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है यूरिन की, तो 1.016 से लेकर के 1.025 नॉर्मल ग्रेविटी होती है यूरिन की। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यूरिन डाइल्यूट होगा, यूरिन क्या होगा? डाइल्यूट होगा, उस समय स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कि डिक्रीज होगी। अब यूरिन डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? यहां पर यूरिन डाइल्यूट होने का मतलब है कि जब यूरिन पतला होगा तो उस समय जो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी, है ना। और जब यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, कहने का मतलब ये है कि जब यूरिन गाढ़ा होगा, है ना, थोड़ा गाढ़ा होगा, तो उस समय जो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कि किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, या यूरिन किस कंडीशन में कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा रहेगा, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति हो गई वो, उस स्थिति में जो है कि कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा यूरिन पास आउट होगा, या डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है तो उस स्थिति में जो है कि कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा। क्लियर है? अगला टेस्ट देखिएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। क्या होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट? सबसे पहली बात तो यह है कि किसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है, ये जो है कि स्टाफ नर्स के पेपर में पूछा गया एमसीक्यू है। तो यह ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो जीएफआर होती है उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है? 100 से लेकर के 120 ml पर मिनट जो होती है वो नॉर्मल जीएफआर होती है। जीएफआर क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे जो है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन के फॉर्मेशन की डिटेल्ड क्लास ली है अपन ने, है ना। अभी तक प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सिस्टोस्कोपी। क्या होता है सिस्टोस्कोपी? देखो, सिस्टोस्कोपी के अंदर जो है कि सिस्टोस्कोप का यूज करके ब्लैडर को विजुअलाइजेशन किया जाता है। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? तो इसमें देखिएगा कि किस किस स्थिति में जो है कि ब्लैडर को विजुअलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है अपन को। मान लीजिए कि क्या सिस्टाइटिस हो गया, क्या हो गया? सिस्टाइटिस हो गया, या ब्लैडर स्टोन हो गया जिसको अपन पथरी का नाम देते हैं, या ब्लैडर ट्यूमर हो गया, या ब्लैडर ट्रोमा हो गया। ठीक है, एक एमसीक्यू यहां से नोटसेट के अंदर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी। तो जो है कि लिथोटोमी जो पोजीशन होती है वो सिस्टोस्कोपी के दौरान की जाती है। ठीक है, अब यहां से एक एमसीक्यू बनता है कि लिथोटोमी पोजीशन की वजह से लेग क्रैम्प होता है जो कि नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर सिस्टोस्कोपी, यदि सिस्टोस्कोपी करने के बाद जो है कि पिंक कलर या टी कलर यूरिन पास आउट हो रहा है, तो नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी? उस समय नर्सेस को क्या करना चाहिए? तो डायरेक्टली नर्सेस को जो है कि फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा रीनल। देखो, रीनल बायोप्सी क्या होती है? एक टर्म होती है ओटोसोमी, मैं आपको बताता हूं टर्म का नाम ओटोस्पी, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं। एक टर्म होती है ओटोस्पी। ओटोस्पी की क्या? ओटोस्पी। अब ओटोस्पी क्या होती है? ओटोस्पी का मतलब होता है कि अपन जो है कि डेड टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करते हैं। ओटोस्पी के अंदर अपन डेड टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करते हैं, जबकि बायोप्सी के अंदर जो है कि अपन लिविंग टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा ऑटोप्सी के अंदर डेड टिश्यू का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जबकि बायोप्सी के अंदर जो है कि लिविंग टिश्यू का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो है रीनल बायोप्सी की अपन बात कर रहे हैं, तो किडनी में नीडल इंसर्ट करके लिविंग टिश्यू के टुकड़े को इसमें बाहर निकाला जाता है। क्लियर है। अब इसमें पोजीशन पूछते हैं कि ड्यूरिंग बायोप्सी कौन सी पोजीशन देते हैं, तो प्रोन पोजीशन विद पिलो अंडर द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे जो है कि पिलो रखेंगे और पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे। क्लियर है। आज की क्लास में अपन ने डायग्नोसिस कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास मुश्किल से 10 से 12 मिनट की है, लेकिन इसमें जो है कि यूरिनरी सिस्टम में जितने भी डायग्नोसिस होते हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी एमसीक्यू यहां से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ इसमें कवर अप कर दिया है। क्लियर है।